अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरह आप अपने बिजनेस को अपनी कंट्री से बाहर कर सकते हैं, किस तरह आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो अगर मैं बात करूँ मोड्स ऑफ एंट्री होता क्या है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कि हम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को अपनी कंट्रीज से बाहर इस्टेब्लिश करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये होता है, हमारे पास तीन मोड हैं, तीन तरीके हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ाने के या वहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के। तो तीन तरीके कौन से हैं? सबसे पहला तरीका आता है आपका ट्रेड रिलेटेड। ट्रेड रिलेटेड मतलब आप वहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। ट्रेड में तीन ऑप्शन होते हैं, एक्सपोर्ट का, पिगी बैकिंग या काउंटर ट्रेड। यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने ही प्रोडक्ट को, ऑनरशिप आपकी होती है, सारे राइट्स आपके पास होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री में सेल करते हैं। दूसरा होता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेटेड। यहाँ पर आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर कह सकते हैं अपनी फ्रेंचाइजी को, अपनी ऑनरशिप को सेल कर देते हैं दूसरी कंट्री में यूज़ करने के लिए। यहाँ पर आप उसके लिए लीजिंग का भी यूज़ करते हैं, आप फ्रेंचाइजी मॉडल यूज़ करते हैं, आप लाइसेंसिंग मॉडल और आपका ट्रंकी प्रोजेक्ट्स। और इसी तरह हमारे पास एक और तरीका होता है कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में पहला ऑप्शन क्या होता है? जॉइंट वेंचर। दूसरा होली ओन सब्सिडरी, और लास्ट मेथड होता है आपका एफडीआई। तो इन सभी तरीकों से हम इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर हो सकते हैं और अपने बिजनेस को दूसरी कंट्रीज में भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम इनके वन बाय वन देखते हैं कि इनमें क्या होता है, किस तरह इनके अंदर एंटर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के बारे में कि एक्सपोर्ट होता क्या। तो बेसिकली एक्सपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स in a particular country and shipping them for the purpose of sale to another country। आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैं इंडिया में प्रोडक्शन करता हूं, मैंने क्या किया, इंडिया में प्रोडक्शन किया किसी प्रोडक्ट का, लेकिन प्रोडक्शन क्यों किया? फॉर द सेल इन यूएसए। मैंने इंडिया में रहकर प्रोडक्शन किया किसी प्रोडक्ट का, लेकिन क्यों किया? कि मैं उस प्रोडक्ट को यूएसए के अंदर सेल कर सकूं। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा एक्सपोर्ट कहलाएगा। इट इज सिंपल एंड लो कॉस्ट ऑप्शन फॉर टेकिंग एंट्री इन द इंटरनेशनल बिजनेस। कह सकते हैं इसमें सबसे कम कॉस्ट लगती है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंट्री करने की। अब एक्सपोर्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो अगर हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ये क्या होता है? सो इन दिस एक्सपोर्ट manufacturer does not appoint any middleman or any other person for selling the goods to another country. That is, the manufacturer himself will sell the goods to another country. तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर हमारा जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो बिजनेस ऑनर होता है, वो दूसरी कंट्रीज में ट्रेड के लिए दूसरी कंट्री के ना तो किसी मिडल मैन को अपॉइंट करता है, ना ही किसी थर्ड पर्सन को हायर करता है कि वो उसके बिहाफ पर उसके प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल करे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर सारे के सारे ऑपरेशंस खुद ही मैनेज करता है दूसरी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब दूसरा आता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। In this export, the manufacturer appoint an agent or middleman who further sold his goods to the overseas market। यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है किसी एजेंट को या मिडलमैन को, जो कि उसके बिहाफ पर उसके प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज में सेल करे। यहाँ पर हमारे मैन्युफैक्चरर्स को कोई भी एडिशनल एफर्ट्स की नीड नहीं होती अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज में सेल करने के लिए। यहाँ पर सारे एफर्ट्स कौन लेके आता है? हमारा एजेंट, हमारा मिडलमैन। एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं, मैंने इंडिया में प्रोडक्शन करा, अब मैंने अगर डायरेक्ट सेल करा इस प्रोडक्ट को अपने यूएसए के अंदर बिना किसी मीडिएटर के, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा डायरेक्ट एक्सपोर्ट।
अब यहीं पर अगर मैं हो सकता है किसी एक एजेंट को हायर कर लूँ, एजेंट जो मेरे बिहाफ पर मेरे प्रोडक्ट को सेल करेगा यूएसए में, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरह इससे आप दूसरी कंट्रीज के बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका काउंटर ट्रेड। अब काउंटर ट्रेड में क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट द पेमेंट आर मेड partially in the form of cash or partially or wholly in the form of reciprocal commitment for any other goods and services। अब दो कंट्री हैं, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। ए ने बी को कह सकते हैं वीट सेल करे, तो यहाँ पर बात हो जाएगी कि अब बी भी ए को क्या सेल करेगा? राइस सेल करेगा। हो सकता है कुछ यहाँ पर कैश भी दें उसके बदले उस प्रोडक्ट के साथ, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट को देना जरूरी होता है। मतलब काउंटर ट्रेड होता है कि अगर मैं आपको ये प्रोडक्ट दूंगा तो आप अपनी कंट्री की तरफ से हमें क्या प्रोडक्ट इसके बदले में दोगे। कई बार यहाँ पर कह सकते हैं कुछ कैश भी दिया जाता है। तो प्रोडक्ट के अंदर ये गुड्स और सर्विसेज दोनों सेक्टर के अंदर इसका यूज किया जाता है काउंटर ट्रेड का। मतलब बेसिकली एग्रीमेंट होता है ये, जहाँ पर कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को कोई प्रोडक्ट सेल करती है, फिर उसके बदले दूसरी कंट्री को कोई प्रोडक्ट उस कंट्री को सेल करना होता है। तो हमारे पास कुछ मेजर टाइप्स हैं काउंटर ट्रेड के। तो सबसे पहला आता है आपका बार्टर, जो कि हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, सिंपलेस्ट तरीका है ट्रेड का। यहाँ पर डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है गुड्स को एक दूसरे से विदाउट यूज ऑफ मनी। इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ काउंटर ट्रेड इन विच देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी provided the goods to be exchanged should be equal values as per mutual understanding। तो इस तरीके के ट्रेड के अंदर जो भी आपके एक्सपोर्टर होते हैं, इंपोर्टर होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की एक वैल्यू को डिसाइड करते हैं और उस वैल्यू के हिसाब से ही अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम एक आती है कि परफेक्ट मैच ऑफ इक्वल वैल्यूज ड्यू टू अदर फॉर्म्स ऑफ काउंटर ट्रेड आर इन्वॉल्व। कि अगर मेरे को आपको एक प्रोडक्ट देना है तो मैं आपसे वही उतनी ही वैल्यू का दूसरा प्रोडक्ट ले सकता हूँ, लेकिन बिजनेस के अंदर ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि मुझे एक परफेक्ट मैच मिल जाए जो कि प्राइस वैल्यू मेरे प्रोडक्ट के बराबर ही हो। तो इसकी वजह से ही हम काउंटर ट्रेड के जो अदर ऑप्शंस हैं उनको यूज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे काउंटर परचेज। तो selling of goods or services by a company to another country and also at the same time making a promise for the future purchase of specific product from the same country in that country। अब इसमें क्या होता है, जैसे ए है कंट्री, बी कंट्री है। अब ए ने बी को कोई प्रोडक्ट सेल करा, तो ए और बी के बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि फ्यूचर में इस डेट के अंदर हम बी से किसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो तरह से दोनों का बेनिफिट होता है। एक बार उन्हें परचेज करना होता है और एक बार सेल करना होता है स्पेसिफिक कंपनी से दूसरी कंट्री की। तो यहाँ पर हमारी जो कह सकते हैं ए कंपनी है वो इंडिया की हो सकती है, बी कंपनी जो है वो यूएस की हो सकती है। तो इस तरह इसका यूज किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है आपका बायबैक। ये भी आपका काउंटर ट्रेड का ही ऑप्शन है, एक उसी का पार्ट है। अ फर्म सप्लाइज कैपिटल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी टू अनदर कंट्री एंड इन रिटर्न एग्रीज टू टेक अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ आउटपुट फ्रॉम दैट कैपिटल इक्विपमेंट एज कंसिडरेशन। तो यहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैपिटल प्रोवाइड करती है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू कि दूसरी कंट्री प्रोडक्शन कर सके। लेकिन बाद में वो अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपने इक्विपमेंट की वैल्यू के हिसाब से, कंसिडरेशन के हिसाब से उनसे उस टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट हुए आउटपुट का कुछ परसेंट ले लेती है। तो ये होता है आपका बायबैक ऑप्शन। जैसे यहाँ पर अब इंडिया एंड बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के पास टाइम कैपिटल नहीं है तो इंडिया क्या करेगा, इसे टेक्नोलॉजी देगा,
इसे कैपिटल देगा। अब बांग्लादेश क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर कर और इन कैपिटल और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो सकता है इसने 1000 आउटपुट तैयार करे। अब इनका जो भी एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से कुछ परसेंट आउटपुट का किसको प्रोवाइड कर देगा, इंडिया को दे देगा बाय बैक में, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया की कैपिटल का यूज कर उन आउटपुट को तैयार किया है। और आपका लास्ट ऑप्शन होता है काउंटर ट्रेड के अंदर ऑफसेट। अंडर दिस एग्रीमेंट a firm supplies a part of component of the finished goods and in return the country which is supplying the component and will get the finished product. It might be possible that there is also involvement of cash as value of the component and the finished product value will not be the same. अब इसमें क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अमेरिका की। अब इसको इस आईफोन को बनाने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए। तो हो सकता है जो ए कंट्री है वो अमेरिका को की जो बी कंपनी है उसको पार्ट्स डिलीवर करेगा और फिर जैसे ही बी कंपनी उन सभी पार्ट्स को कंबाइन कर कर एक फिनिश गुड्स को तैयार करेगी तो उसके बाद वो उसे कुछ वैल्यू उस गुड्स की ट्रांसफ़र कर देंगे, या हो सकता है कई बार उन्हें वो फिनिश गुड्स भी दे देते हैं। तो ये होता है आपका ऑफसेट मेथड। यहाँ पर एक कंट्री की फर्म दूसरी कंट्री की फर्म को बेसिकली पार्ट और कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं फिनिश गुड्स के, और इसके रिटर्न में जैसे ही उनका प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बदले या तो उनसे वो प्रोडक्ट ले लेते हैं फिनिश गुड्स के कुछ, या फिर उसके बदले जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ वो कैश का, कैपिटल का जो भी हो, उसके बदले कुछ ना कुछ वहाँ से वो ले लेते हैं एज अ रिटर्न। तो ये होता है आपका काउंटर ट्रेड का मेथड। बाद आता है आपका पिगी बैकिंग। अ फर्म एक्सपेंड इस बिजनेस इन अनदर कंट्री बाय यूजिंग द मार्केटिंग नेटवर्क ऑफ अनदर कंपनी इन दैट कंट्री विच इज टर्म एड पिगी बैकिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्टिंग। The exporter can save its cost as the distribution network has been taken by another company in the exporting country. अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर मैं नेटवर्क की बात करता हूँ, जो अंबानी ग्रुप है या आप कह सकते हैं रिलायंस ग्रुप, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। मतलब चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन में देख लो, किसी भी चीज़ में देख लो, ये किसी भी प्रोडक्ट को ईजिली कंट्री के हर पार्ट में अवेलेबल करवा सकते हैं। अब कोई यूएसए की फर्म है, उसको इंडिया के अंदर एंटर करना है अपने प्रोडक्ट के साथ। इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी ए प्लस है, मतलब काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है, लेकिन अगर ये खुद आकर इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी, अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करेगी, तो इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगी। तो ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली हमारे अंबानी ग्रुप से, रिलायंस ग्रुप से कांटेक्ट करेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि आप हमारे बिहाफ पर हमारे प्रोडक्ट को अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हेल्प से अपनी कंट्री के अंदर सेल करो, और फिर जो भी इनकी सेल होगी उसका कुछ परसेंट, या हो सकता है कोई फ्यूचर इनका एग्रीमेंट हो कि अंबानी ग्रुप अगर कभी यूएसए के अंदर एंटर करता है तो वो कंपनी अपने नेटवर्क का यूज़ कर कर इनके प्रोडक्ट को वहाँ सेल करेगी। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एक कंट्री कंपनी दूसरी कंट्री कंपनी की मार्केटिंग नेटवर्क का यूज करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जिसके थ्रू की उसकी जो नेटवर्किंग कॉस्ट होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, वो बच जाती है। अ फर्म इज अपॉइंटेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ कैरियर। अब जो फर्म आपके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी उसे तो हम कहेंगे कैरियर, और जो एक्सपोर्टर कंपनी होगी उसे हम कहेंगे राइडर। सुपर एग्जाम्पल था कि यूएसए की कोई कंपनी है, उसके प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर हमारा रिलायंस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो रिलायंस ग्रुप तो कहलाएगा हमारा कैरियर, रिलायंस ग्रुप, और जो भी हमारी यूएसए की कंपनी है वो कहलाएगी राइडर, यूएसए कंपनी, क्योंकि उसके प्रोडक्ट को रिलायंस ग्रुप अपनी हेल्प से अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल लीज। अ फर्म कैन एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इन फॉरेन मार्केट बाय लीजिंग आउट एनी न्यू और ओल्ड इक्विपमेंट टू अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन अनदर कंट्री।
Under lease agreement, the ownership of the assets remain with the firm called a lessor. In return to the lessor will receive the rental payment from another party that is lessee. लीज के अंदर दो पार्टी इंक्लूड होती हैं, एक होती है लेसर, एक होती है लेसी। ये होते हैं लेसर, होते हैं रियल ओनर, और ये वो होते हैं हु रेंट, मतलब जो उसको रेंट पर लेते हैं, एंड पे फी। अब कोई भी एक कंट्री है, आप बात करते हैं ए कंट्री की, बी कंट्री की। ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी। अब ए कंपनी क्या करिए, अपनी गुड्स को, अपनी असेट्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को बी कंट्री कंपनी को ट्रांसफ़र कर देगी कि आप मेरी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर, मेरी कह सकते हैं कैपिटल का यूज़ कर कर, मेरी मशीनरी का यूज़ कर कर, मेरे इक्विपमेंट का यूज़ कर कर अपनी कंट्री में आप अपना ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप इसका यूज़ करोगे तो उसके बदले बी को कुछ ना कुछ फी पे करनी पड़ेगी हमारी ए कंपनी को। तो ये होता है इंटरनेशनल लीज। बेसिकली यहाँ पर एक फर्म अपने ऑपरेशंस को फॉरेन कंट्रीज में बढ़ाने के लिए अपने इक्विपमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग को किसी दूसरी कंट्री की दूसरी फर्म को ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो एसेट्स की ऑनरशिप होती है वो हमारे रियल ओनर के पास ही रहती है। और जो भी कंट्री कंपनी उसका यूज़ करेगी, उन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर अपना बिजनेस करेगी, कहीं ना कहीं उस बिजनेस के बदले वो हमारे रियल ओनर को एक रेंटल फीस या कह सकते हैं एक रॉयल्टी फीस पे करता रहेगा। इसके अंदर आपको यही याद रखना है कि इसके अंदर दो पार्टी होती हैं, एक होती है लेसर जो रियल ओनर होता है, और एक होती है लेसी जो कि उस टेक्नोलॉजी को, इस इक्विपमेंट को एक्वायर करता है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। सो अंडर लाइसेंसिंग अ फर्म इन द होम कंट्री अलाउ अनदर फर्म इन अनदर कंट्री टू यूज इज इंटेंजिबल असेट्स लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन एक्सेट्रा फॉर अ फी कॉल्ड एज रॉयल्टी। इसके अंदर एक कंट्री की फर्म दूसरी कंट्री की फर्म को राइट दे देती है कि वो उसकी इंटेंजिबल असेट्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइंस, और इनके बदले उस फर्म को जो रियल ऑनर है उस प्रोडक्ट की, उस इंटेंजिबल असेट्स की, उसे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी बेसिकली एक पेमेंट होती है जो कि आप इंटेंजिबल असेट्स यूज़ कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री की फर्म की, उसके लिए आपको उस रियल ओनर को देनी पड़ती है। The firm transferring the intellectual property is known as licensor and other firm taking the right is used licensee। अब जो ट्रांसफ़र करता है अपनी ऑनरशिप को, अपनी इंटेंजिबल असेट्स को, उसको तो हम कहते हैं लाइसेंसर, और जो उस इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर करता है उसे हम कहते हैं लाइसेंसी। इसके अंदर दो पार्ट हैं, दो पार्टी होती है, एक लाइसेंसर, एक लाइसेंसी। द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो इतने तरीके के हमारे पास लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रोसेस लाइसेंसिंग। बेसिकली यहाँ पर आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रोसेस को डेवलप कर लें जो कि आपने ही इन्वेंट करी हो, तो उसके लिए आप दूसरी कंट्री की फर्म को लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑल्सो गेट द राइट टू यूज देयर ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क इन एडिशन टू नो हाउ प्रोसेस। बेसिकली यहाँ पर आप अपनी कंट्री का आप अपने प्रोडक्ट का नाम या अपनी ब्रांड का नेम किसी दूसरी कंपनी को दे देते हैं कि वो आपके बिहाफ पर उसका यूज कर सके। तीसरा है क्रॉस लाइसेंसिंग। In the form of licensing, two firms swap their intellectual property for their mutual benefit। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ए कंपनी, बी कंपनी, दोनों अलग अलग कंट्री की हैं। अब क्या होगा, ए राइट बी को दे देगी कि वो ए के ट्रेडमार्क का यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बदले बी को भी ए को कोई राइट देना पड़ेगा कि जो बी के पास इंटेंजिबल असेट्स हैं ए उनका यूज कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा,
ए का बिजनेस बी की कंट्री में होने लगेगा धीरे धीरे, और बी का बिजनेस ए की कंट्री में एक्सपेंड होने लगेगा। तो इस तरह ये दोनों ही अपने बिजनेस को एक दूसरी कंट्रीज में एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। आज के टाइम पे अगर आप फूड इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो इस मॉडल का मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है अपने बिजनेस को इंटरनेशनल ले जाने के लिए। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ licensing and which franchisor in the home country provides intangible assets like trademark and extra also the procedure of doing business in a prescribed manner to the franchisee in a foreign country for the exchange of franchising fee। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बिजनेस ओनर होता है उससे हम क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजर कहते हैं। वो अपनी होम कंट्री के अंदर उसने जो भी अपनी ब्रांड को डेवलप करा है, इंटेंजिबल असेट्स को डेवलप करा है, अपने प्रोसीजर को फिक्स किया है, उन सभी को यूज करने का राइट किसको देता है, फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी को, किसी पर्सन को, और उसके बदले वो उससे क्या लेता है, फ्रेंचाइजी फी। इसका बेनिफिट क्या है कि फ्रेंचाइजर के पास पूरा कंट्रोल होता है अपनी जितनी भी फ्रेंचाइजीज उसने दे रखी हैं, कि वो उसके हिसाब से ही उन फ्रेंचाइजीज को चलाएंगे, उनको कंडक्ट करेंगे, उनका ऑपरेशंस एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा कि हमारा फ्रेंचाइजर चाहेगा। इट इज ऑल लो कॉस्ट एक्सटेंशन एज द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द सेटअप मार्केट सर्विस वुड बी डन बाय द फ्रेंचाइजी। तो हमारी कंट्री के अंदर कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अपने बिजनेस को दूसरी कंट्री में बढ़ाने का सबसे कह सकते हैं लो कॉस्ट मेथड होता है फ्रेंचाइजी मेथड। यहाँ पर फ्रेंचाइजर किसी फॉरेन कंट्री के पर्सन को, किसी कंपनी को फ्रेंचाइजी दे देता है अपनी, कि आप मेरे इंटेंजिबल असेट्स का, मेरे इस प्रोसीजर का यूज़ कर ट्रेड कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली उसी प्रेस्क्राइब मैनर में बिजनेस करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा, और इसके बदले आपको कंटिन्यू मुझे फ्रेंचाइजी फी देनी पड़ेगी जो भी आपकी डिसाइड होगी। तो ये होता है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। अब इसके बाद आता है आपका ट्रंकी प्रोजेक्ट्स। ट्रंकी प्रोजेक्ट मीन्स टू टर्न द की एंड द प्रोजेक्ट इज रेडी टू यूज। तो ट्रंकी प्रोजेक्ट उसे कहते हैं, मतलब जो कि आपका यूज करने के लिए तैयार हो। A firm can expand internationally by using its core competence like construction designing etc. overseas. A company get a contract for construction or designing a project like railway, buildings etc. And on successfully completion of the project, it may be handed over to the another country. अब जैसे हम इंडिया के अंदर बात करें मेट्रो की, ये क्या था, हमारा एक ट्रंकी प्रोजेक्ट था। जब इंडिया के अंदर मेट्रो आई तो इसको फॉरेन कंपनी ने आकर हमारी कंट्री के अंदर एक्सपेंड किया, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया, पूरी अपनी लाइंस को डेवलप करी, अपने कह सकते हैं प्लेटफॉर्म, मतलब पूरा स्ट्रक्चर तैयार करा उन्होंने मेट्रो का। जैसे ही प्रोजेक्ट बन गया उन्होंने उसे हमारी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, और उसके बदले उन्हें एक अमाउंट दिया गया। तो यहाँ पर होता है कि आपको दूसरी कंट्री के अंदर आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आपको वो प्रोजेक्ट पूरा करना है। यहाँ पर आप अपनी कॉम्पिटेंसी, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज का यूज़ कर कर दूसरी कंट्री के अंदर उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कंस्ट्रक्शन का, डिज़ाइनिंग का, या मतलब कुछ भी ऐसा काम दिया जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है जिसको कि आपको कंप्लीट करना है, अब दूसरी कंट्री में जाकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो, उसको रेडी टू यूज़ बनाकर दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को, वहाँ की कंपनीज को हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये बेसिकली कहलाता है आपका ट्रंकी प्रोजेक्ट। अब किस किस तरीके के होते हैं ट्रंकी प्रोजेक्ट? पहला होता है बिल्ड एंड ट्रांसफ़र, कि आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया और बनाकर उसको दूसरी कंट्री के ओनर को ट्रांसफ़र कर दिया। ये तो हो गया आपका बिल्ड एंड ट्रांसफ़र, मतलब बनाकर तुरंत ही ट्रांसफ़र कर देना, हैंड ओवर कर देना। दूसरा है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट द फर्म ऑल्सो मैनेज इट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग टू द स्टाफ ऑफ अनदर कंट्री। अब जब मेट्रो आई तो मेट्रो क्या था, 5 ईयर या कह सकते हैं आपका 10 ईयर का इनका टाइम था, जो भी कंट्री की कंपनी ने इसको डेवलप किया था, कि इतने टाइम तक उन्होंने उसे ऑपरेट भी किया।
हमारी कंट्रीज़ के ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया, स्टाफ्स को बताया कि किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं, और जब वो सब ट्रेन हो गए तो उसके बाद वो उन्हें हैंड ओवर कर कर अपनी कंट्री में चले गए। और लास्ट होता है बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप उसे बनाओगे भी, उस प्रोजेक्ट को ऑपरेट भी करोगे, और आपके पास उसकी ऑनरशिप भी रहेगी। बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट कर कर अपने बिजनेस को, अपने कह सकते हैं ट्रेड को, ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका जॉइंट वेंचर। इन अ जॉइंट वेंचर द फर्म शेयर्स इक्विटी एंड अदर रिसोर्सेज with another firm to form a new company in the target country. In addition to capital, joint ventures give access to other resources and strength of the partner such as market, know-how, technology skills, local operating knowledge. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक है इंडिया की कंपनी, एक है यूएसए की कंपनी। अब इंडिया की कंपनी के पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे हैं। यूएसए के पास क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे और एक नई कंपनी का फॉर्म करेंगे, न्यू कंपनी। अब इस कंपनी के पास क्या होगा, इसके पास ह्यूमन रिसोर्स भी होंगे और टेक्नोलॉजी भी होगी। तो कहीं ना कहीं अब ये अपने प्रीवियस वर्जन से बेटर काम कर पाएंगे। इनकी स्किल्स इंप्रूव हो गई, इनके रिसोर्स इंप्रूव हो गए, इनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, और इनके पास जो कैपिटल थी वो भी इंप्रूव हो जाएगी। और इसको स्पेसिफिकली क्या होता है, स्पेसिफिक फॉर डूइंग एनी वर्क। यहाँ पर जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, जहाँ पर कोई एक फर्म कैपेबल ना हो उस पूरे काम को करने के लिए, तो वहीं पर जॉइंट वेंचर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर दो फर्म आती हैं अलग अलग कंट्री की, दोनों मिलकर अपने बिजनेस को, अपने कैपिटल को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी स्ट्रेंथ को आपस में कंबाइन करती हैं और फिर एक नई कंपनी को क्रिएट करती हैं, जो कि कहलाती है आपकी जॉइंट वेंचर। वेंचर आपकी तीन तरीके से हो सकती हैं। पहली होती है मोर देन 50% ओनरशिप। अब अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ जॉइंट वेंचर करती है कोई कंपनी, तो हो सकता है इंडिया की जो कंपनी है 70% ओनरशिप हो, दूसरी कंट्री की 30% हो, तो ये हो जाएगी मोर देन 50% ओनरशिप। ये भी हो सकता है कि जो ओनरशिप थी वो दोनों की 50-50 हो, कि 50% ओनरशिप इंडिया की, 50% ओनरशिप यूएस कंपनी की, तो ये आपका दूसरा हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आपका लेस देन 50 का मतलब क्या होता है कि हो सकता है जो इंडिया की ओनरशिप हो सिर्फ 30% हो, और जो दूसरी कंट्री की ओनरशिप है वो 70% हो। तो डिपेंड करता है कि आपका एग्रीमेंट किस तरीके का है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितने रिसोर्सेज आपके पास उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो ये था आपका जॉइंट वेंचर। इसके बाद आता है आपका ओनरशिप होली ओन सब्सिडरीज। A firm expand internationally by way of 100% ownership in a new entity for the purpose of complete control over its overseas operations, and it known as wholly owned subsidiary. अब एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया के अंदर है कोई आपका रिलायंस ग्रुप। अब ये एंटर करता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहां किसी कंपनी को फॉर्म करता है XYZ लिमिटेड। अब इस XYZ लिमिटेड कंपनी की 100% ओनरशिप किसके पास होगी, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर ये उस कंट्री में जाकर 100% अपने ही कैपिटल का, अपने टेक्नोलॉजी का, अपने इक्विपमेंट का यूज़ कर कर वहाँ पर कोई कंपनी स्टैब्लिश करें जिसका 100 का 100% कंट्रोल इस ग्रुप के पास हो, होम कंट्री कंपनी के पास हो, तो वो कहलाती है आपकी होली ओन सब्सिडरी। कहीं ना कहीं ये पार्ट होता है आपकी मेन कंपनी का, लाइक की रिलायंस ग्रुप का। ऑल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड सीक्रेट्स और स्पेसिफिक एडवांटेज विल रिमेन विद द कंपनी।
The wholly owned subsidiary require huge investment and large operational resources. अब जब आप दूसरी कंट्री के अंदर अपनी कोई सब्सिडरी को ओपन करोगे जिसको 100% आप ही ओन कर रहे हो, तो आपके पास जो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, ट्रेड सीक्रेट्स हैं या कुछ भी स्पेसिफिक एडवांटेज हैं, उनका फ़ायदा तो आपको रहेगा, क्योंकि आप किसी के साथ अपने टेक्नोलॉजी को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, इंटेलेक्चुअल राइट्स को, ट्रेड सीक्रेट को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपको बेनिफिट होगा। लेकिन किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर खुद की पूरी फर्म को इस्टेब्लिश करना, वहाँ पर अपने रिसोर्सेज को डेवलप करना, फिर अपने ऑपरेशंस को इस्टेब्लिश करना, अपनी चेन्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है किसी भी ओनरशिप के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। और ये किसका पार्ट है? हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट हो जाता है ये भी, ओनरशिप होली ऑन सब्सिडरीज। तो अभी तक हमने कई बार देखा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, कोई इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट 10% है, मोर देन 50, लेस देन 50। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या बेसिकली, उसे भी देख लेते हैं कि व्हेन अ फर्म टेक द ओनरशिप इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी बाय मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट देन इज कॉल्ड अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया की कोई कंपनी है, वो दूसरी कंट्री में जाकर किसी दूसरी फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर कर उसकी ओनरशिप को परचेज कर ले, तो वो क्या कहलाएगा? एफडीआई। इंडिया की कंपनी है, दूसरी कंट्री में गई, जाकर अपनी 100% ओनरशिप के हिसाब से अपनी एक सब्सिडरी को ओपन कर ले, तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब इंडिया की जो कंपनी है वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अपनी बिजनेस यूनिट को, अपनी सब्सिडरी को इस्टेब्लिश कर रही है दूसरी कंट्री के अंदर, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो कहलाता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपका ये 100%, 50%, लेस देन और मोर देन भी हो सकता है। एफडीआई टेक प्लेस व्हेन अ फर्म एस्टेब्लिश इट्स ओन बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री और एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी इन द टारगेट कंट्री। तो एफडीआई दो ही तरीके से होती है, या तो आप दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करो पूरा का पूरा, अगर आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर रहे तो वहां की किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लो, मतलब उसको परचेज कर लो, उसके शेयर्स को खरीद लो, जिसके थ्रू कि आप फिर उस कंट्री के उस फर्म के अंदर अपना कंट्रोल कर सको। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मे बी एज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब अगर मैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, ग्रीन फील्ड क्या होता है? इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन विच is to be made from scratch, that is a company will set up its own unit in foreign country without taking any support from any company in the foreign country। अब कोई रिलायंस ग्रुप है, जैसे हमारा रिलायंस ग्रुप है इंडिया के अंदर, या आप कह सकते हैं अडानी है, या कह सकते हैं आप टाटा ग्रुप है। अब ये किसी थर्ड कंट्री के अंदर या सेकंड कंट्री के अंदर, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर जाते हैं और वहां पर अपनी एक सब्सिडरी को इस्टेब्लिश करते हैं, और इस सब्सिडरी के अंदर 100% ओनरशिप इन्हीं कंपनी की हो, होम कंट्रीज की कंपनी की हो, तो वो तो कहलाएगी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब आप दूसरी कंट्री के अंदर जाकर वहां पर स्क्रैच से अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं। पहले आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे, अपना नेटवर्क तैयार करोगे, प्रोडक्शन करोगे, फिर अपने कस्टमर्स को एक्वायर करोगे, मतलब सब कुछ आपको खुद ही करना है विदाउट हेल्प ऑफ एनी फॉरेन कंट्री कंपनी, और उसकी पूरी ओनरशिप, उसका कंट्रोल, उसकी इक्विटी आपके पास होगी। वो तो है आपकी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरी होती है ब्राउन फील्ड, इज एन इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी विल इन्वेस्ट इन द एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनीज और विल टेकिंग इन द सपोर्ट ऑफ द फॉरेन कंपनीज फॉर एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस। अब यहाँ पर क्या है कि आप कोई दूसरी कंट्री के अंदर कोई कंपनी रनिंग फॉर्म में है, आप उस कंपनी की जाकर कुछ स्टेक्स के बदले कुछ उन्हें इन्वेस्टमेंट दे दो। आपने कह दिया कि मेरे को आपकी कंपनी की 50% ऑनरशिप चाहिए, इसके बदले मैं आपको 100 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दे दूंगा। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर जाकर जो कि वहाँ की फॉरेन कंपनीज एग्जिस्ट पहले से ही कर रही हैं, आप उनकी ऑनरशिप को, वहाँ उनकी इक्विटी को परचेज कर लेते हैं उस कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये कहलाता है आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके कि किस तरह आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को अपनी कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में लेकर जा सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।
अगर आपको कोई इश्यू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसे और टॉपिक्स और वीडियोस के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।